राम राम सारे भैया ने 5 और 6 नवंबर 2023 की न्यूज़ पढ़ रहे हैं हम विजन IAS इंस्पायरिंग इनोवेशन न्यूज़ टुडे की सेक्शन से। इसमें जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ेज जो हैं इन पर ये आप पहले से मेहनत करके इसको तैयार करते हैं तो हमें अखबार से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती हैं। खबर है, एक अध्ययन के अनुसार भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मामले में न्यायिक प्रक्रिया में अधिक देरी होती है। पुरुषों के मामले में जो है उससे अधिक महिलाओं के मामले में। एक हालिया अध्ययन में भारत में पुलिस और न्यायिक प्रक्रियाओं के हर चरण में महिलाओं के प्रति भेदभाव को रेखांकित किया गया है। यह अध्ययन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर ने किया है। इस अध्ययन के अनुसार भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मामले में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज होने से लेकर उसकी दोष सिद्धि तक ज़्यादा टाइम लगता है। अध्ययन के मुख्य बिंदु पर नज़र डालें तो पुरुषों के लिए कम बोझिल प्रक्रिया, महिला की ओर से मामला दर्ज कराने वाले पुरुष शिकायतकर्ता की और महिला शिकायतकर्ता की तुलना में कम परेशानियां, प्रतिरोधों, मामला दर्ज न होने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, वायलेंस अगेंस्ट वीमेंस संबंधी मामलों के अतिरिक्त प्रतीक्षा। ऐसे मामलों में FIR दर्ज कराने में अन्य शिकायतों की तुलना में 2 घंटे से अधिक समय लग जाते हैं। दोष सिद्धि संबंधी असमानताएं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं द्वारा की गई कमतर शिकायतें ही पुलिस की कार्रवाई से आगे न्यायपालिका तक पहुंच पाती हैं। इसके अलावा पुरुष शिकायतकर्ताओं के मामले में दोष सिद्धि दर जो है 17.9% है, जबकि महिलाओं के मामले में केवल 5% की दर है। दुरुपयोग की धारणा देखें तो दोष सिद्धि संबंधी असमानताएं इस धारणा के कारण व्याप्त हैं कि महिलाएं अक्सर सुरक्षात्मक कानूनों का दुरुपयोग करती हैं। इस धारणा के तहत माना जाता है कि अधिकतर महिलाएं घरेलू हिंसा अधिनियम या बलात्कार संबंधी कानूनों का फ़ायदा उठाकर झूठे मामले दर्ज करवाती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक बाधा, महिलाओं की दहेज से जुड़ी शिकायतों को सामाजिक मानदंडों और विवाह के खतरे के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षा और कार्यबल भागीदारी में लैंगिक असमानताएं न्याय तक पहुँच को प्रभावित कर सकती हैं। एकल चरण नीति के हस्तक्षेप, अधिक संख्या में पुलिस स्टेशनों और फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना जैसी नीतियां इन असमानताओं का समाधान नहीं कर सकती। सिफारिशें देखें तो अलग अलग स्तरों पर होने वाले भेदभावों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इससे ये पहचानने में मदद मिलेगी कि असमानताएं किस हद तक व्याप्त हैं और समस्याएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। महिलाओं तक न्याय पहुँचने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें, मिशन शक्ति। इसके तहत 2 उपयोजनाएं हैं, संबल और सामर्थ्य। संबल महिलाओं की सुरक्षा और सकुशलता पर केंद्रित हैं। इसमें जो है वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालतें शामिल हैं संबल के तहत। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम तक महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा पिंक बूथ पहल, ये एक दिल्ली पुलिस की एक पहल है। इससे शहर की महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा बढ़ाने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। दूसरी खबर जो है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट जारी की है इस टाइटल से। और टाइटल क्या है, 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज। ठीक है, किसने? वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। इस वर्ष यह वार्षिक रिपोर्ट स्वास्थ्य पर केंद्रित है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर नज़र डालें तो जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में हुई दशकों की प्रगति को पीछे ले जा सकते हैं। बस बेहतर स्वास्थ्य सेवा की दिशा में हुई दशकों की प्रगति को पीछे ले जा सकते हैं जलवायु परिवर्तन। इससे विशेष रूप से सबसे सुभेद्य समुदाय प्रभावित होंगे। इसके अलावा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वित्त पोषण की कमी। वायु प्रदूषण दुनिया भर में असामयिक मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा जोखिम आधारित कारक है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त संबंधी प्रतिबद्धताओं का केवल 2% ही स्वास्थ्य जोखिमों को निपटने के लिए खर्च किया जाता है। इसके अलावा जलवायु संबंधी जानकारियों का कम उपयोग। जलवायु संबंधी जानकारियाँ लोक स्वास्थ्य जोखिमों की संबंधी रणनीतियों को तैयार करके जीवन बचाने के उपायों में मदद कर सकती हैं। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाएं रिपोर्ट यानी कि नेशनल मेटीरोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजी सर्विसेज यानी NMHS रिपोर्ट का 74% भाग स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के भागीदारों को जलवायु संबंधी डेटा प्रदान करता है, लेकिन इस डेटा का बहुत कम उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए जलवायु सेवाएं देखें तो
इसके अंतर्गत जलवायु संबंधी विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंच, उसकी प्राप्ति और उसका उपयोग करने के लिए भागीदारों के बीच सहयोग शामिल हैं। इससे स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिए जलवायु सेवाओं को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे अनुसंधान और ज्ञान की कमी, दूसरा स्थानीय मौसम संबंधी पर्याप्त सूचनाओं तक पहुंच की कमी, मानव स्वास्थ्य और सेवाओं की क्षमता पर्याप्त नहीं है। प्रमुख सिफारिशें: स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के भागीदारों को जलवायु संबंधी प्रासंगिक सूचनाएं और सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को निम्नलिखित के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़े मौसम संबंधी स्थानीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए देश के भीतर क्षमताओं के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नीतियों में स्वास्थ्य देखभाल और मौसम विज्ञान से संबंधित भागीदारों के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रावधान किए जाने चाहिए। जलवायु से संबंधित सूचनाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। बात करते हैं वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WMO की बात करें तो एक अंतर सरकारी संगठन है, संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष एजेंसी के तहत कार्य करता है। इसकी तरह ही ये कार्य करता है विशेष एजेंसी के तहत। उत्पत्ति देखें तो 1950 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के रूप में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस 1873 इसकी उत्पत्ति के कारण थी। वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस 1873 इसकी उत्पत्ति का कारण थी। उद्देश्य देखें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है ये पृथ्वी के वातावरण की स्थिति, व्यवहार, भूमि, महासागरों के साथ इसकी अंतक्रिया और अंतक्रिया द्वारा उत्पन्न मौसम और जलवायु, इसके परिणाम स्वरूप जल संसाधनों के वितरण पर असहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के प्रति एक समर्पित संस्था है। 193 देश सदस्य हैं। भारत भी WMO का सदस्य है। WMO द्वारा जारी रिपोर्ट्स की बात करें तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, ये भी इस रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी की जाती हैं। अगली खबर है, हैग जिला न्यायालय ने देवास मल्टीमीडिया के निवेशकों को मुआवजा देने संबंधी निर्णय को रद्द करने की भारत सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। हैग जिला न्यायालय जो है उसने देवास मल्टीमीडिया के निवेशकों को मुआवजा देने संबंधी निर्णय जो है उसको रद्द करने की मांग जो है, रद्द करने की भारत सरकार की अपील जो है उसको खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने जो अपील की थी हैग जिला न्यायालय से, उसने देवास मल्टीमीडिया के निवेशक जो थे उनको मुआवजा संबंधी निर्णय को रद्द करने की मांग भारत के द्वारा जो की गई थी उसे रद्द कर दिया गया हैग जिला के द्वारा, हैग जिला कोर्ट के द्वारा। 2020 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, 2020 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग, यूनाइटेड नेशंस कमीशन कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, तो ट्रेड का TR है तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इस अधिकरण ने देवास मल्टीमीडिया के मॉरिशस आधारित 100 निवेशकों को जो है $111 मिलियन का मुआवजा प्रदान करने का निर्णय किया है। ये निर्णय देवास और एंट्रिक्स कॉर्प के बीच 2005 में किए गए सौदे के असफल होने के मामले से जुड़ा मामले में जोड़ दिया गया था। इस सौदे के तहत इसरो द्वारा देवास मल्टीमीडिया को 2 संचार उपग्रह 12 साल के लिए लीज पर दिए जाने थे। इस सौदे के तहत इसरो के द्वारा देवास मल्टीमीडिया को 2 संचार उपग्रह जो हैं 12 साल के लिए लीज पर दिए जाने थे। 2011 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुरक्षा कारणों से सौदे को खारिज कर दिया। एंट्रिक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है, एंट्रिक्स इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के इस निर्णय को रद्द करने के लिए हैग जिला में याचिका दायर की थी। इसके लिए भारत सरकार ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोप में देवास मल्टीमीडिया के परिसमापन यानी कि लिक्विडेशन का आदेश दिया था। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मध्यस्थता नियमों के तहत दिया गया निर्णय कार्रवाई में शामिल सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। भारत में मध्यस्थता यानी कि आर्बिट्रेशन संबंधी कानून देखें
तो भारत में माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 1996 का माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, उसको कानूनों ने यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ फ्रेमवर्क की तर्ज पर तैयार किया था। इसे अंतिम बार 2021 में संशोधित किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय मध्यस्थता कानून को आधुनिक बनाना, इसे सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप लाना और भारत को मध्यस्थता के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 के तहत नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई। इसके बाद इसका नाम बदलकर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की बात करें, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, UN सिट्रल अनसिट्रल कह सकते हैं, अनसिट्रल इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। अनसिट्रल यानी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है अनसिट्रल। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये एक संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के मुख्य विधिक निकाय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में। इसकी उत्पत्ति 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के संकल्प के द्वारा स्थापित किया गया था। सौंपे गए कार्य मैंडेट की बात करें तो ये व्यापार संबंधी कानूनों को आधुनिक और सुसंगत बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के में आने वाले कानूनी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। सदस्यों को 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। वर्तमान में भारत इसका सदस्य है और ये बारी बारी से न्यूयॉर्क और वियना में आयोजित वार्षिक सत्रों में अपना कार्य संपन्न करता है। अगली खबर की बात करें तो वह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY को अगले 5 वर्षों के लिए 2028 तक बढ़ा दिया है। PMGKAY योजना की शुरुआत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत जनवरी 2023 में की गई थी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसको हम क्या कह सकते हैं PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका जो है नाम PMGKAY रखा गया है और इसको जो है नफसा यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत जारी किया गया। 2023 में जनवरी 2023 में जारी किया गया। इस योजना का उद्देश्य जो है पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराना है। ठीक है, ध्यान देने की बात है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY 2020 में कोविड-19 महामारी राहत के रूप में शुरू की गई। PMGKAY से अलग हैं। गौरतलब है कि लाभार्थियों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत पहले से सब्सिडी मूल्य पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा था। कोविड-19 महामारी के दौरान इससे PMGKAY के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज मुफ्त वितरित किया गया था। नई PMGKAY के बारे में जानें। योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की धारा 3 के तहत शुरू की गई थी। उद्देश्य देखें तो अंत्योदय अन्न योजना यानी आय और प्राथमिकता वाले परिवारों यानी PHS की श्रेणियों से संबंधित परिवारों को चावल, गेहूं, मोटा अनाज, मिलेट्स मुफ्त प्रदान कराना है। PHS की सूची संबंधित राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन तैयार करता है। साथ ही लाभार्थियों के चयन के लिए मानदंड भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तैयार करते हैं। अंत्योदय अन्न योजना यानी आय परिवारों की AAY जो है वो है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूची भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार की जाती है। हालांकि लाभार्थियों का चयन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इस योजना में केंद्र सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की निम्नलिखित 2 सब्सिडी योजनाओं का समाहित करने की कोशिश की है। समाहित कर दिया है। उसमें एक तो FCI यानी भारतीय खाद्य निगम यानी फूड
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी, इसके अलावा विकेंद्रीकृत खरीद, ठीक, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड खरीद को क्या कहें, परचेजिंग, इसके लिए दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी। तो डीसीपी के लिए सब्सिडी और एफसीआई के लिए सब्सिडी, इन दोनों को जो है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की निम्नलिखित 2 योजनाओं को केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत, जिसको हम क्या कह रहे हैं, PMGKY के अंतर्गत समाहित कर दिया है। योजना का कार्यान्वयन जाने तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन जो है ये करते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री जो है सेंट्रल लेवल की, उपभोक्ता मामले, कंज्यूमर जो केसेस हैं उनका, खाद्य और सार्वजनिक वितरण का। योजना के विस्तार के लाभ देखें तो लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। ये पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मुख्य चुनौतियां देखें तो इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में समस्या बनी हुई है। योजना के तहत दी जा रही खाद्य सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के कुछ प्रावधानों के विपरीत है। अगली खबर की बात करें तो है लॉस एंड डैमेज ट्रांजिशनल कमेटी पर नई सिरे से एक नवीन लॉस एंड डैमेज फंड यानी LDF बनाने के लिए समझौते पर सहमत हुए हैं। लॉस एंड डैमेज ट्रांजिशन कमेटी नए सिरे से एक नवीन एंड लॉस डैमेज फंड यानी LDF बनाने के लिए समझौते पर सहमत हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकट होने वाले निश्चित जोखिमों से उत्पन्न नकारात्मक परिणामों को लॉस एंड डैमेज या हानि और क्षति कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है यहाँ पे। इन जोखिमों में समुद्री जलस्तर में वृद्धि, लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव्स आदि शामिल हैं। LDF लॉस एंड डैमेज फंड जो है, इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सुभेद्य विकासशील देशों की सहायता करना है। इस निधि के जरिए जलवायु परिवर्तन के कारण हुई आर्थिक और गैर आर्थिक हानि और संबंधित क्षति की भरपाई की जाएगी। इस फंड की साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सिद्धांत पर डिज़ाइन किया गया है। 2022 में शर्म अल शेख जलवायु सम्मेलन यानी UNFCCC COP 2027 में भागीदार देशों ने निम्नलिखित निर्णय लिए थे। हानि और क्षति के लिए समर्पित निधि बनाई जाएगी। इस निधि को डिज़ाइन करने के लिए ट्रांजिशनल कमेटी गठित की जाएगी। ट्रांजिशनल कमेटी ने पक्षकार देशों यानी विकसित और विकासशील देशों के 24 सदस्य इसमें शामिल हैं। सदस्य देशों के बीच निधि की स्थापना की जगह वित्त पोषण के स्रोतों को लेकर मतभेद हैं। LDF का ब्लूप्रिंट औपचारिक रूप से COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में किया जाएगा, अपनाया जाएगा। LDF यानी कि लॉस एंड, इसको हम क्या कह रहे हैं, लॉस एंड डैमेज का डिज़ाइन। LDF लॉस एंड डैमेज फंड को विश्व बैंक प्रसारित करेगा। विश्व बैंक इसे 4 साल की अंतरिम अवधि के लिए उसके द्वारा होस्ट किए जाने वाले फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड के रूप में प्रशासित करेगा। विकासशील देशों ने लॉस एंड डैमेज फंड को एक स्टैंड अलोन कोष के रूप में स्थापित करने की अपनी मांग त्याग दी है। विकसित देशों से इस निधि में योगदान देने का आग्रह किया जा रहा है तथा विकासशील देशों को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगली खबर है भूटान। नरेश ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत असम से की है। भारत और भूटान के बीच 1968 से औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई है। इन संबंधों का आधार 1949 में हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग की संधि है। इस संधि को 2007 में संशोधित किया गया था। इसके बाद भारत भूटान मैत्री संबंध नाम दिया गया। 1968 में शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1949 में हस्ताक्षर हुए। 1968 के बाद 1949 में हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग की संधि है। इन संबंधों का आधार जो है 1949 में जो मैत्री और सहयोग की संधि हुई थी उसी के तहत जो है 1968 में अपना औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई और संधि को जो है 1949 की मैत्री और सहयोग की संधि से 2007 में संशोधित करके भारत भूटान मैत्री संधि नाम कर दिया गया। मैत्री और सहयोग की संधि का नाम बदल दिया गया। भारत भूटान संबंध की बात करें तो व्यापार संबंध 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.42 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ये भूटान के कुल व्यापार का 80% हैं। भारत भूटान के लिए शीर्ष आयातक और निर्यातक देश हैं।
दोनों देशों ने 2016 में व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इससे दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित हुई है। गौरतलब है कि इस समझौते के तहत भूटान को भारत से होकर बिना कोई शुल्क दिए तीसरे देश में वस्तुओं को भेजने या किसी देश की वस्तुओं को आयात करने की अनुमति दी गई है। विकास के स्तर पर संबंध देखें तो भारत भूटान के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। भारत में कौशल विकास के लिए भूटान की ग्यालसुंग परियोजना का समर्थन किया है। इसके अलावा भारत स्वास्थ्य एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में भूटान की मदद करता है। इसके अलावा विकास के स्तर पर संबंध में अगला है जल विद्युत परियोजना विकास की बात करें तो भारत ने भूटान में 4 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया। साथ ही भारत भूटान में उत्पादित बिजली भी खरीदता है। इससे भूटान के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो भूटान के तीर्थ यात्री भारत में बोध गया, राजगीर, नालंदा और अन्य बौद्ध स्थलों की यात्रा करते हैं। सहयोग के क्षेत्र देखें तो भूटान में रुपे और भीम ऐप भी शुरू किए गए हैं। भूटान को उपग्रह आधारित डेटा प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए भारत भूटान उपग्रह का संयुक्त रूप विकास किया गया है। द्विपक्षीय संबंधों में मुख्य चुनौतियां देखें तो भूटान एक स्थलरुद्ध देश है। ये चीन और भारत के बीच एक बफर देश के रूप में स्थित हैं। हालांकि भूटान का चीन के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन डोकलाम पठार के मुद्दे पर चल रही भूटान चीन सीमा वार्ता भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है। ठीक है, डोकलाम जो है यहाँ पर बांग्लादेश के जस्ट ऊपर नेपाल और भूटान के बीच सिक्किम के क्षेत्र के आसपास जो है डोकलाम का ये एरिया है, ऊपर चाइना है। अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, तो है मातृत्व अवकाश। रक्षा मंत्रालय ने मातृत्व, बाल देखभाल और बाल दत्तक ग्रहण के लिए अवकाश से संबंधित नियमों का विस्तार किया है। नए नियमों के अनुसार अब सशस्त्र बलों की सैनिकों को भी उनके अधिकारियों के समान उक्त अवकाश प्राप्त हो सकेगा। साथ ही सशस्त्र बलों की सभी रैंकों पर पदस्थ महिला कर्मियों को अब असैन्य सेवाओं में कार्यरत उनकी समकक्ष महिला कर्मियों के समान मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत शासित होता है। इसे 2017 में संशोधित किया गया है। ये कामकाजी महिलाओं के लिए पहले 2 बच्चों हेतु 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश का प्रावधान करता है। अगली खबर है लिसियो नोट्स नामचूनी क्या है? लिसियो नोट्स नामचूनी अधिपादप यानी कि एफिफाइट्स की एक नई प्रजाति है। इसकी खोज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI के वैज्ञानिकों ने की है। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI जिसको हम कहते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण उसने की, उसके वैज्ञानिकों ने की हैं। अधिपादप आश्रय के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर होते हैं ऐसे, लेकिन परजीवी नहीं होते हैं, पैरासाइट नहीं होते हैं, ये दूसरे पादपों पर निर्भर होते हैं। इनको अधिपादप यानी कि एफिफाइट्स कहते हैं। एफिफाइट्स का नाम है लिसियो नोट्स नामचूनी। जीनस लिसियो नोट्स हिमालय, जापान और इंडो क्षेत्र में पादप का स्थानिक पादप है। इस नई प्रजाति की पत्तियां मोटी होती हैं। इस पर आकर्षक बैंगनी रंग के पुष्प खिलते हैं। इस नई प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश के खप्ती समुदाय के समाज सुधारक स्वर्गीय चाऊ फंग्यू नामचूम के सम्मान के लिए रखा गया है और नाम रखा गया है लिसियो नोट्स नामचूमी। BSI यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1890 में स्थापित किया। BSI को जो है 1890 में स्थापित किया गया था। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक गठित शीर्ष अनुसंधान संगठन है। यह संगठन देश के वन्य संसाधनों का वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमिक अध्ययन करता है। अगली खबर की बात करें तो वो है विट्रिमर का पॉलीरोटैक्सेन के साथ संयोजन VPR। जापान के वैज्ञानिकों ने VPR यानी कि विट्रिमर का पॉलीरोटैक्सेन के साथ संयोजन VPR नामक एक प्लास्टिक का नया संस्करण विकसित किया है। ये एपॉक्सी रेजिन विट्रिमर पर आधारित हैं। विट्रिमर प्लास्टिक की एक नवीनतम श्रेणी है। ये निम्न ताप पर मजबूती बनाए रखता है। इसे गर्म करने पर नया आकार दिया जा सकता है। हालांकि अधिक भंगुर यानी कि ब्रिटल होता है।
इसकी भंगुरता को कम करने के लिए शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक बनाने की प्रक्रिया में पॉलीरोटैक्सेन को भी शामिल किया है। इसके परिणाम स्वरूप वीपीआर का निर्माण हुआ है। वीपीआर के बारे में जानें तो ये पारंपरिक संस्करण की तुलना में अधिक मजबूत एवं लचीला होता है, स्ट्रेचेबल होता है। यह आंशिक रूप से बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय है। गर्म करने पर इससे पहले के समान जटिल आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। अगली खबर की बात करें तो पर्यावरणीय डीएनए, ईडीएनए जिसको हम कहते हैं, लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि लैकोन्स के शोधकर्ताओं ने संपूर्ण जैव विविधता का आकलन करने के लिए एक विधि विकसित की है। लैकोन्स यानी LACONES, लैकोन्स यानी कि लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज ये जो है, और CSIR सेंटर फॉर द सेक्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CSIR सेंटर फॉर सेक्युलर यानी CC एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी MB, तो CCMB की एक प्रयोगशाला है। ठीक है, CCMB की एक प्रयोगशाला है। शोधकर्ता जल, मृदा और हवा के नमूनों में मौजूद ईडीएनए को अनुक्रमित करके यानी स्क्वीजिंग करके संपूर्ण जैव विविधता का आकलन कर सकते हैं। ये जैविक निगरानी विधि गैर हानिकारक यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव और नॉन इन्वेसिव हैं। सभी जीव अपने जीवन काल में या मृत्यु के बाद प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वातावरण में डीएनए छोड़ जाते हैं, इसे ईडीएनए कहा जाता है। अगली खबर की बात करें तो वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है? भारतीय शोधकर्ताओं ने H पाइलोरी बैक्टीरिया के 2 चरणीय पॉलीमरेज चैन रिएक्शन यानी PCR आधारित परीक्षण प्रक्रिया विकसित की है। ये 7 घंटे के भीतर H पाइलोरी संक्रमण का पता लगाने और क्लेरिथ्रोमाइसिन प्रतिरोधी बैक्टीरिया की पहचान करने में मदद कर सकता है। वर्तमान में ड्रग सेंसिटिविटी की पहचान करने में कई सप्ताह लग जाते हैं। ड्रग सेंसिटिविटी से तात्पर्य किसी दवा के प्रतिकूल प्रभावों के सहन करने में असमर्थता से हैं। भारत में क्लेरिथ्रोमाइसिन प्रतिरोधी H पाइलोरी के मामले बढ़ रहे हैं, इससे उपचार में सफलता की दर कम हो रही है। H पाइलोरी संक्रमण गैस्ट्रिक कैंसर के जोखिम का एक प्रमुख कारक है। भारत में ये संक्रमण 60 से 70% आबादी को प्रभावित करता है। ये संक्रमण अक्सर बचपन में हो जाता है, इलाज न होने पर जीवन भर पेट में बना रहता है। अगली खबर है कामाख्या मंदिर। हाल ही में भूटान नरेश ने कामाख्या मंदिर का भ्रमण किया है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों में अवस्थित है। इसमें 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुरानी पीठ माना जाता है। ये तांत्रिक शाक्त पंथ के उपासकों और हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। भूटान नरेश ने यहाँ पर यात्रा की है और ये मंदिर शक्ति के अलग अलग रूपों में एक समर्पित हैं। ये भगवान शिव और भगवान विष्णु के भी मंदिर हैं यहाँ पर। यहाँ हर साल अम्बुयाची मेला आयोजित किया जाता है कामाख्या में। इसे देवी कामाख्या शक्तिपीठ के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में भी आयोजित किया जाता है। देवी के पुराने मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारी काला पहाड़ ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, हालांकि 1565 में कोच राजवंश ने राजा चिलराई ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। अगली खबर की बात करते हैं तो है जल जीवन मिशन JJM। केंद्र सरकार के अनुसार जल जीवन मिशन की मदद से नवंबर 2023 तक 70% परिवारों तक जल से नल की सुविधा पहुंच जाएगी। 70%। 2019 में केवल 16% ग्रामीण परिवारों को ही ये सुविधा उपलब्ध थी। जल जीवन मिशन के बारे में जानें। इसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी परिवारों को चालू अवस्था में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। जल शक्ति मंत्रालय की बात करें, जल शक्ति मंत्रालय है, इसके अंतर्गत ये जल जीवन मिशन काम करता है। ये मिशन 2019 में शुरू किया गया था। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। जल जीवन मिशन शहरी की बात करें तो इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की योजना है। इसका लक्ष्य देश के सभी 4378 वैधानिक कस्बों यानी कि स्टैट्यूटरी टाउन्स के सभी परिवारों को चालू अवस्था में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। अगली खबर की बात करें तो वो है एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट
एनकोर जिसको हम कहते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनकोर के माध्यम से उम्मीदवारों एवं चुनाव से संबंधित संपूर्ण प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है। यह एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है। ये रिटर्निंग अधिकारियों को डाले गए वोटों को डिजिटल रूप देने, राउंड वार डेटा को सारणीबद्ध करने और फिर मतगणना की अलग अलग वैधानिक रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। एनकोर स्क्रूटनी, यह ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक एप्लीकेशन है। एनकोर स्क्रूटनी ये रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करने में सक्षम बनाता है। एनकोर नोडल ऐप के माध्यम से अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण जैसे विभाग राजनीतिक दलों और राजनीतिक उम्मीदवारों को रैलियां व रोड शो आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं। सुर्खियों में रहे स्थलों की बात करें तो नेपाल जो है वो सुर्खियों में रहा है। राजधानी काठमांडू है नेपाल की। भारत ने भूकंप से प्रभावित नेपाल को मदद देने की पेशकश की है। भौगोलिक अवस्था की बात करें तो ये भू आबद्ध यानी स्थलरुद्ध देश हैं। इसकी सीमाएं भारत पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में लगती हैं। चाइना से इसकी उत्तर में सीमाएं लगती हैं। भौगोलिक विशेषता की बात करें तो पर्वत की बात करें तो नेपाल में दुनिया के 8 सबसे ऊंचे पर्वत स्थित हैं। दुनिया के सबसे 8 ऊंचे पर्वत। यहाँ पर हिमालय की महाभारत श्रेणी और ग्रेट हिमालयन श्रेणी का भी विस्तार है। उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पर नेपाल में ही विद्यमान है। 8,848 मीटर ऊंचा है। मुख्य नदियों की बात करें तो गंडक, ये यहाँ पर धौलागिरी नेपाल तिब्बत सीमा से निकलती हैं। नेपाल और तिब्बत की सीमा से निकलती हैं, जिसका नदी का नाम है गंडक। दूसरी है कर्णाली। कर्णाली नेपाल की मुख्य नदी है अगली। इसका उद्गम तिब्बत के माचा खवाब नामक स्थान से होता है। इसके अलावा नेपाल की अन्य नदी है कोसी। ये नदी सुन कोनी, अरुण कोसी, तमुर कोसी के संगम से बनी है। सुन कोसी, अरुण कोसी, तमुर कोसी। तो सुन, अरुण और तमुर, सुन, अरुण, तमुर, इन तीनों कोसियों के संगम से कोसी नदी बनती है। इन सभी नदियों का उद्गम जो है नेपाल और तिब्बत का हिमालयनी क्षेत्र हैं। ये है नेपाल। और नेपाल के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि राजधानी काठमांडू है। नेपाल का झंडा भी दिखाई दे रहा है। ऊपर चाइना है, नीचे भारत है। और माउंट एवरेस्ट जो है चाइना के बॉर्डर की तरफ विद्यमान सबसे ऊंचा स्थल, दुनिया का सबसे ऊंचा स्थल है।